नवंबर 1990 एक महिला जिसका नाम शू था, जो कि चीन के नहा शहर में रहा करती और उसी के मेट्रो स्टेशन पर अब वो दोपहर के टाइम पर बैठी हुई थी, क्योंकि आज के दिन उसके पति के साथ कुछ अच्छा तालमेल नहीं बन रहा था और काफी टाइम से वो दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे थे। तो आज के दिन शू ने अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपना सामान पैक करके वो उसके घर को छोड़कर अब स्टेशन पर आकर बैठ गई थी और वो यहाँ पर बैठकर वो आती जाती ट्रेनों को देख रही थी। और जो ये शहर था यानी कि नहा, यहाँ पर आज से कुछ टाइम पहले यानी कि 1-2 महीने पहले से ही ये सुर्खियां बटोरने लगा। ये शहर हर लोगों के जुबान पर आ चुका था, क्योंकि इस शहर के अंदर से बहुत सारी महिलाएं एक एक करके गायब हो रही थी। और इस बात को भली भांति ये शू भी जान रही थी कि इस मेट्रो स्टेशन पर जिसके ऊपर वो बैठी है, यहाँ से बहुत सारी महिलाएं गायब हो चुकी हैं और लगभग 10-12 महिलाओं को तो शू भी जाना करती जो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। उनके बारे में इसको पता था कि हाँ वो महिला है और वो भी यहाँ से गायब हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पर बैठी रहती है और ये अपना टाइम पास कर रही थी आती जाती ट्रेनों को देखकर। कि ऐसे टाइम बीतते बीतते अब शाम का टाइम हो चुका था। शाम के टाइम भी ये यहीं पर बैठी रहती है और फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है, इसको अब डर लगना शुरू हो गया। पहले तो ये सोच रही थी कि ये जितनी भी महिलाएं थी जो यहाँ से गायब हुई हैं, वो सारी की सारी सेक्स वर्कर थी और ये ऐसा कुछ भी काम नहीं करती, जिसकी वजह से ये खुद को सेफ फील कर रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे अब अंधेरा बढ़ रहा था, इसको डर लगने लगा। इसको ऐसा लग रहा था कि कहीं अगला शिकार मैं ही ना हो जाऊं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर रही थी। और इससे पहले भी शू कहीं बाहर जाया करती, तब वो महिलाओं का ग्रुप देख लिया करती। जैसे कि एक साथ बहुत सारी महिलाएं कहीं जा रही है तो ये भी उनके साथ चल पड़ा करती और उनके साथ ही वहाँ से चली जाया करती। लेकिन अब यहाँ पर बैठे बैठे अब इसका दिमाग काम करना बंद कर गया और अब इसको लगा कि क्यों न अपने पति से सुलह कर ली जाए और उससे बात की जाए। और यही सोचकर ये बस उठने ही वाली थी कि तभी इसकी नज़र स्टेशन पर पड़ी, जो साइड में से एक व्यक्ति चलता हुआ इसकी साइड आ रहा था। एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति जिसके बहुत ही खूबसूरत ब्राउन बाल थे, उसने एक जैकेट डाली हुई थी और बहुत ही ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अब शू की तरफ आ रहा था और शू की तरफ आकर वो उसके पास में आके रुक जाता है और वो वहाँ पर शू को देखता रहता है, क्योंकि शू उस टाइम पर वहाँ पर रो रही थी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति रुका, अब शू उसकी तरफ देखने लगती है। वो उसके शकल की तरफ देखे जा रही थी कि ये व्यक्ति कौन है और यहाँ पर क्यों रुका है। तभी उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया और उससे कहा कि इसे ले लीजिए। तब उसने बिना हिचकिचाहट के, वो पहले तो डर रही थी, लेकिन फिर उसने उससे वो टिश्यू ले लिया और अपने आंसुओं को पोंछा। शू को उस व्यक्ति को देखकर कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो एक इतना हैंडसम व्यक्ति था कि उस पे उसे शक ही नहीं हुआ कि ये कुछ भी कर सकता है। अब उस व्यक्ति ने उस महिला से पूछा, यानी कि शू से पूछा कि क्या मैं आपके पास में बैठ जाऊं? तब शू ने कह दिया कि हाँ बैठ जाओ। अब जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास में बैठता है, वो उसके चिपक नहीं रहा था, वो थोड़ा दूर होके उससे बैठा था, जिसकी वजह से शू भी अब कंफर्टेबल थी। और जैसे ही अब वो व्यक्ति उसके पास में बैठा था, उसने बैठे बैठे अब जो ये शू रो रही थी, इससे ये पूछ लिया कि क्या तुम ठीक हो? अब उसके अंदर से सारे इमोशन बाहर निकल पड़े और वो फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगी। उसने अब इस व्यक्ति को बताया कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मेरे पति से झगड़ा हो गया है, मैं उसके घर को छोड़कर अपना सामान पैक करके यहाँ पर भाग आई हूँ। अब मुझे पता नहीं मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। ये सब बातें कहने के बाद जैसे ही वो चुप हुई, उसको खुद को अंदर से गिल्ट फील हुआ कि मैंने इस व्यक्ति को ये सारी बातें क्यों बता दी। लेकिन जो ये व्यक्ति था, ये बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। इसने हर एक बात को बड़े ध्यान से सुना और उससे कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ, मेरी फैक्ट्री है यहाँ पर पास में जिसका मैं ओनर हूँ, तुम चाहो तो उस फैक्ट्री में काम कर सकती हो। शू ने भी कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हो, हम वहाँ पर जाकर अपने काम के बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं। तब इस महिला को यानी कि शू को कुछ अजीब सा लगा। उसको लगा कि शायद ये व्यक्ति अब इसको यहाँ से किडनैप कर लेगा
उसके दिमाग में अब अनगिनत ख्याल आने लगे, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ देखकर उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। अब वो व्यक्ति वहां से उठ के जाने ही वाला था कि तभी शू ने उसको रोक लिया और उसको कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है शू के सामने अब कोई भी रास्ता नहीं था। अब वो किसी भी खतरे को झेलने के लिए तैयार थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ सोचकर वो उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है। और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद अब जो इसके साथ वो व्यक्ति आया था उसने खुद का नाम जिया वैंग बताया। अब वो जिया वैंग के साथ उस बाहर तक पहुंची। स्टेशन के बाहर पहुंचकर जैसे ही जिया ने बताया कि ये सामने वाला घर मेरा है और उसने वो घर देखा तो शू को उस पर कोई भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक खूबसूरत घर था। वो एक पूरे मोहल्ले के बीच में घर बना हुआ था। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक आस पड़ोस वाला घर उसको सेफ लग रहा था। जिसके बाद वो दोनों चलते हुए अब जिया के घर पर पहुंच गए। जिया ने गेट को खोला और शू को अंदर जाने के लिए कहा। शू अंदर चली गई, जिया भी उसके पीछे पीछे अब घर के अंदर आ चुका था। ये दोनों अब जूते निकालकर अंदर बैठ गए। जिसके बाद जिया उठकर किचन में जाता है और दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है। बाहर आकर उसने शू को चाय ऑफर की और वो दोनों बैठकर वहां पर बातें डिस्कस करने लगे। वो दोनों फैक्ट्री के बारे में बातें डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी समय तक उन्होंने ये बात डिस्कस की। लेकिन जब वो शू थी उसने अपनी चाय फिनिश कर दी, यानी कि उसने अपनी जब चाय पी ली, उसके बाद जो ये जिया था ये एकदम से चुप हो गया। वो शायद इसके चाय खत्म करने का ही वेट कर रहा था। और दूसरी तरफ जो शू थी उसने अपने कप के अंदर देखा। उसको लग रहा था कि इसने इस कप के अंदर कुछ ना कुछ मिलाया था। अब उसे धीरे धीरे नींद आने लगी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अब शू समझ चुकी थी कि उसने जिया के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इसने इसको जहर दे दिया। जिसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर गिर गई। और फिर इससे अगले दिन एक जैंग नाम का पुलिस अधिकारी अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था कि तभी उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति जोड़ा वहां पर एंटर करता है। वो वहां पर किसी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे शायद वो शू की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, ना कि किसी महिला की। और जो शू गायब हुई थी उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि वो गायब हो चुकी है, क्योंकि उसके पति को तो ऐसा लगा कि वो उसको छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए, लेकिन शू के बारे में किसी ने जांच करने के बारे में सोचा ही नहीं। खैर, अब जो ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे थे ये किसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हुए थे। तभी चैंग नाम का जो ये पुलिस अधिकारी था ये अपने अंदर ऑफिस में बैठा था और ये सोच रहा था कि शायद ये व्यक्ति जो यहाँ पर बुजुर्ग आए हुए हैं ये किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो हर ही दिन किसी ना किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट लिखा करता। उसे पता था कि नहा स्टेशन के ऊपर से बहुत सारी महिलाएं गायब हो चुकी हैं और अब ये बुजुर्ग दंपत्ति भी किसी महिला की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए जाता है और उनसे बातचीत करता है। और उस बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि हमारा एक बेटा जो कि व्यापारी है वो कल से गायब है। वो भी उस स्टेशन पर गया था और उस स्टेशन से ही वो गायब हो चुका है। उसके बारे में पता ही नहीं वो कहाँ चला गया। जिसके बाद जैंग ने उनको ये हौसला दिया कि जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। जिसके बाद वो बुजुर्ग दंपत्ति वहां से बाहर चले जाते हैं। और जो ये चैंग था अब सोचने लगा कि जैसे ये महिलाएं गायब हो रही हैं वैसे ही ये व्यक्ति भी गायब हो गया। शायद इन दोनों का एक से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक ही पैटर्न में गायब हुए हैं, दोनों ही स्टेशन से गायब हुए हैं। लेकिन पहले इन लोगों का ये मानना था कि जितनी भी महिलाएं गायब हो रही हैं वो सेक्स वर्कर है। शायद वो काम धंधे के लिए इस शहर को छोड़कर किसी और शहर में चली गई होंगी। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी पूरी तरह से छानबीन नहीं की कि सच में ही इन महिलाओं के साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर ये कहीं जा रही हैं। लेकिन अब जैसे ही ये आदमी गायब हुआ जिसके बाद अब पुलिस वाले थोड़े सतर्क हुए, क्योंकि ये आदमी ना ही कोई सेक्स वर्कर था, ये एक व्यापारी था और इसका गायब होना अब पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बन चुका था। और अगले 2 महीनों में यानी कि जनवरी 1991 आते आते अब इस शहर से यानी कि नहा शहर से लगभग 26 महिलाएं और पुरुष अब गायब हो चुके थे। जो नहा के पुलिस वाले थे उनके हाथ
कुछ भी नहीं लग रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश लगाए हुए थे, लेकिन उनके हाथ फिर भी खाली के खाली थे। और अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1991 की गर्मी आते आते बहुत सारे लोग अब गायब होने लगे थे। ना सिर्फ नाहा स्टेशन से, बल्कि नाहा स्टेशन से और दूसरे स्टेशनों से भी अब लोग लापता होने लगे थे। लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था और चारों तरफ इस बारे में खबरें छपना स्टार्ट हो गई। पूरे चीन में ये बात फैल चुकी थी कि नाहा से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष एकदम से गायब हो रहे हैं। पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां पर गायब हो रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 1991 में जो ये नाहा स्टेशन था, इससे लगभग 1700 मीटर दूर दूसरा स्टेशन बना हुआ था और वहां पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। वो आसपास में आने वाले जितने भी लोग थे उनको रोक रोक के उनकी चेकिंग की जा रही थी कि तभी पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसके ब्राउन बाल थे, उसने जैकेट डाली हुई थी, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और वो चलता हुआ उस स्टेशन की तरफ आ रहा था। और आने के बाद वो एक जगह पर रुकता है, उसने अपना बैग नीचे रखा, दूसरा बैग उठाया, वो पलटा और वहां से जाने लगा। और ऐसे ही उसके साथ साथ दो लोग और वहीं पर थे। वो दो लोग भी ऐसे ही बैग रखते हैं और पीछे मुड़कर उसके साथ साथ चलने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों वहां से जा रहे थे, पुलिस वाले की नजर उन तीनों पर पड़ी। वो भागकर उन तीनों के पास जाता है और उन तीनों को ही वहां पर रोक लेता है। तीनों को रोकने के बाद उनकी वो चेकिंग स्टार्ट कर देता है। उनके अंदर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उनके बैग खोले गए, उन बैग के अंदर ड्रग्स थी। ड्रग्स को देखकर अब उनसे पूछने लगा कि ये ड्रग्स तुम कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे। और इसके बाद उस पुलिस वाले ने इन तीनों से ही आईडी कार्ड मांगे और इन तीनों ने अपने अपने आईडी कार्ड पुलिस वाले को दिखा दिए। लेकिन जो सबसे पहला व्यक्ति था, जिसके ब्राउन बाल थे और वो बहुत ही खूबसूरत था, वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जिया था। वही जिया जिसने शू को अपने घर के अंदर चाय पिलाई थी, वो जहर वाली। अब इन तीनों व्यक्तियों को ही पकड़कर ये पुलिस वाला वहां पर अपने पुलिस स्टेशन में ले जाता है। लेकिन इस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि जिया ने एक और लड़की का कत्ल किया है, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि शू के गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट तो किसी ने लिखवाई नहीं थी। इनको तो बस इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि इनके पास ड्रग्स थी। अब इनको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। और जिया से अलग जो दो व्यक्ति थे, वो जब उनसे एक एक करके पूछताछ की गई, तब उनमें से एक व्यक्ति टूट जाता है और उसने सब कुछ बता दिया। और ये सब कुछ इतना ज्यादा भयानक था, जिसको सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये जो इसने बताया व्यक्ति ने, ये सब कुछ जिया के घर से जुड़ा हुआ था और ये उन्हीं सारी की सारी महिला और पुरुष के गायब होने के पीछे की खबर थी। अब जैसे ही उस पुलिस वाले ने इस खबर को सुना, उसने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फोन मिलाया, यानी कि जैंग के पास उसने फोन किया और उसको ये सारी बातें बताई। जैंग ने जैसे ही बात सुनी, उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई। जिसके बाद जैंग ने 20 से 25 पुलिस वालों को इकट्ठा किया और एक टीम बनाई और 10 फोरेंसिक वालों को इकट्ठा किया। जिसके बाद ये सभी मिलकर अब जिया के घर की तरफ चल पड़े। और जैसे ही जिया के घर में पहुंचे, इन्हें वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक साफ सुथरा घर था, अंदर से सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वहां पर एक अजीब सी बदबू आ रही थी और उस बदबू का पीछा करते करते अब वो सारे के सारे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे, वहां पर उनको इतनी गंदी बदबू आई जिसको उनकी नाक ने सहा ही नहीं। उनकी उल्टियां गिरने लगी। उनके मन में ऐसा आने लगा कि शायद यहाँ पर कोई गैस लीक हो चुकी है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। अब ये सारे के सारे वापस से बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर जाकर इन्होंने सब ने मास्क पहने और वो शूट वगैरह डालकर, इन्हें अपने शरीर पर वो पूरे मास्क लगाकर अब ये दोबारा से उस बेसमेंट की तरफ बढ़े। धीरे धीरे अब ये बेसमेंट में जा रहे थे। बेसमेंट में जाने के बाद अब इन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा बीच में गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे के ऊपर एक पत्थर सा लगा हुआ था। उस पत्थर को इन्होंने जैसे ही हटाया, उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर ये चौंक चुके थे। और तभी ऊपर से पुलिस वाला एक भागता हुआ आता है और उसने भी ऊपर कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में वो चैंग को बताने आया था। उसे वहां पर एक सीढ़ी मिली थी और अब चैंग ऊपर की तरफ भागता है उस सीढ़ी को देखने के लिए। और उस सीढ़ी में भी कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक था।
लेकिन इस जो तहखाना पुलिस वालों को यहाँ पर मिला था बेसमेंट के अंदर, इसका राज को जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा, जब वो शू को लेकर यहाँ पर पहुंचा था। यानी कि जिया जब शू को यहाँ पर लाया था, उसको चाय पिलाई थी और वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी। जी हाँ, वो मरी नहीं थी बल्कि वो बेहोश हो गई थी। और जिसके बाद जब शू की आंखें खुली, उसको अजीब सा लग रहा था। उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे वो चारों तरफ हाथे लगाकर देख रही थी। उसने फील किया कि चारों तरफ पत्थर हैं। वो समझ चुकी थी कि वो किसी गड्ढे के अंदर है, कोई कुआं टाइप का है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है। लेकिन जिस चीज के ऊपर वो गिरी हुई थी, उसने चारों तरफ हाथ लगाए और उसको फील हुआ कोई जेली जैसी चीज है। लेकिन साथ में उसे ये भी लगा कि कोई चीजें यहाँ पर चल भी रही है, जिससे वो डर चुकी थी। और अंदर एक अजीब सी स्मेल भी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, कि तभी ऊपर का जो पत्थर था वो साइड में हटता है। जिसके बाद शू ऊपर की तरफ देखती है, लेकिन ऊपर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद वो वापस से नीचे देखती है, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उस कुएं में वो देखकर चौंक चुकी थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग वहां पर जिंदा थे, जिसको वो फील कर रही थी, जो कि हाथ पैर मार रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर मर चुके थे और बहुत सारे लोग वहां पर डिकम्पोज भी हो चुके थे, जिसकी वजह से उसको वहां पर बदबू भी आ रही थी। अब शू ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, यानी कि जिया को देखा, वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, जो तुम कहोगे मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जिसके बाद जिया ने उसको बाहर निकाला और उससे ये सारी बातें पूछी कि क्या तुम मेरे लिए किसी का मर्डर कर सकती हो। उसने हाँ कर दिया कि जी हाँ, मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकती हूँ। जिसके बाद अब जिया का साथ देने के लिए शू तैयार थी और फिर शू वहां से निकलकर सीधा ही स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन पर वो एक व्यापारी व्यक्ति बैठा था, उसके पास जाती है, उससे वो कुछ बातें करती है। वो एक दूसरे को नहीं जाना करते, लेकिन शायद वो दोनों सेक्सुअली बातें कर रहे थे। जिसके बाद वो व्यक्ति उसके साथ उठकर वहां से चला जाता है और उसके साथ जाते हुए अब वो जिया के घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही जिया के घर में पहुंचे, वो जो जिया था वो किचन में तार के साथ उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, जिया ने अपने हाथों से उसके गले में तार लपेटा और पूरे जोर से उसने खींच दिया। वो आदमी मरा नहीं, बल्कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जिसके बाद वो दोनों उसको उठाकर बेसमेंट में लेकर जाते हैं और बेसमेंट में ले जाने के बाद जो जिया था वो एक कैमरे के पास गया, उसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और जो शू थी वो उस व्यक्ति के सीने पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से चाकू को ऊपर उठाया और सीधे उसकी छाती में घोंप दिया, जिससे कि वो व्यक्ति वहीं पर मर गया। और ये वही वीडियो थी जो पुलिस वालों को जिस टाइम पर वो तहखाने में थे उस टाइम पर ऊपर वो सीडी मिली थी और वही सीडी इस वीडियो क्लिप की थी। पुलिस वाले इसको देखकर अब चौंक चुके थे और जो वो बुजुर्ग दंपत्ति वहां पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे, ये इसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे जो शू का पहला शिकार बना। और दूसरी तरफ जब पुलिस वाले उस तहखाने में पहुंचे थे और उन्होंने जब उस पत्थर को हटाया था, उसके अंदर 42 लोगों की डेड बॉडीज थी, जिसमें से बहुत सारी डेड बॉडीज तो डिकम्पोज हो चुकी थी, जिसमें से लगभग 24 महिलाओं की डेड बॉडी थी और 18 आदमियों की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर ये पुलिस वालों के दिल दहल गए थे। लेकिन एक बात ये नहीं समझ आई कि जो ये शू थी, इसको जब जिया ने बाहर छोड़ दिया था तो ये सीधे पुलिस स्टेशन में भी जा सकती थी कि जिया नाम का एक व्यक्ति है जो कि सीरियल किलर है, आप उसको जाकर पकड़े, उसके घर को देखे, उसके तहखाने को देखे, वहां पर बहुत सारी आपको डेड बॉडीज मिलेगी। लेकिन पता नहीं जिया ने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया, जिसकी वजह से ये उसकी बातें सुन रही थी। इसने कुछ भी पुलिस वालों को नहीं बताया, बल्कि ये उसके साथ ही हो गई। ना सिर्फ ये अकेली थी जो इसके साथ काम कर रही थी, बल्कि जिया की पहली पत्नी और उसके अलावा 3 लोग और, ये सभी मिलकर इसके साथ काम किया करते। लेकिन ये सभी के सभी लोगों ने कभी भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब जिया और उन 2 लोगों को वहां पर पकड़ा गया था, पुलिस वालों ने ड्रग्स के मामले में, जो व्यक्ति वहां पर टूट चुका था जिसने पुलिस वालों को सब कुछ बताया, वो कोई और नहीं बल्कि ये शू ही थी। उसने ही पुलिस वालों को ये सारी बात बताई थी, क्योंकि वो वहां पर टूट चुकी थी। उसने सारा कुछ काला चिट्ठा जिया के बारे में पुलिस वालों को बता दिया, जिसकी वजह से अब ये सारे के सारे पकड़े गए थे। और इसके बाद इनको जब अदालत में पेश किया गया, इनको फांसी की सजा सुना दी गई और 24 जनवरी 1992 को इनको फांसी दे दी गई।
और इनका अंत हुआ। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।